आज के जो प्रश्न आपका है वो प्रथम पाली का बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वो 12 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था 8वां महीना में 2018 का, उसका ही पेपर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये जो प्रश्न लिए है मैथ का, इसमें आपको देखना है कि ये जो प्रश्न आपका मैथ का है क्या ये आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय लेवल का जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें मैथ और रीजनिंग का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर आपका मैथ और रीजनिंग में अगर प्रश्न गलत हो गए 8-10 अगर गलत हो जाते हैं मैथ रीजनिंग मिला के, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रश्न को आप बना के देखिए मेरे साथ में, जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं पढ़ के समझ रहा हूँ, तो आप भी पढ़ करके समझ के प्रयास करें और वीडियो को थोड़ा सा रोक करके आप देखें कि क्या हमसे ही बन सकता है या नहीं बन सकता है। ये प्रयास करिएगा तो आप मैथ सीख जाइएगा और जितने भी सारे हार्ड प्रश्न रहेंगे वो आपसे बनने लगेंगे। आइए इसको देखता हूँ। प्रश्न ही बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार 4% की हानि पर कपड़े बेचने का विज्ञापन देता है, फिर भी गलत मीटर स्केल का प्रयोग कर वह वास्तव में 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो स्केल की वास्तविक लंबाई क्या है। अब ये प्रश्न हमें नहीं लगता है कि 100 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट भी जवाब दे सकेंगे, और नहीं तो आप खुद कोशिश करके देखिए, क्योंकि प्रश्न का पूछने के तरीके अलग है। कहना क्या चाह रहा है, एक दुकानदार 4% की हानि पर कपड़े बेचने का विज्ञापन देता है, मतलब 4% कोई भी वो कपड़ा खरीदा होगा उसमें कहता है कि 4% की हानि का मतलब माइनस लिख देते हैं, 4% हानि पर मैं कपड़े को बेच दूंगा। जैसे वो खरीदा होगा 100 रुपये में, तो 96 रुपये में बेचने का वो प्रयास करता। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन आगे वो लैंग्वेज में लिखा हुआ ऐसा हो सकता है कि मैं हानि पर बेच सकता हूँ। जैसे मैंने कोई सामान खरीद के कपड़ा लाया 100 रुपये में, मैंने विज्ञापन दे दिया, दुकान में विज्ञापन दे दिया कि मैं इसे आपको 96 रुपये में दे दूंगा, मैं 100 रुपये में खरीदा हूँ, 4% की मैं हानि सह पर मैं आपको इस कपड़े को दे दूंगा। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ दूसरा पार्ट में, फिर भी गलत मीटर का स्केल का प्रयोग कर वह वास्तव में 20% का लाभ प्राप्त करता है। जब दुकानदार के पास में वो खरीदने आता है तो कपड़ा को गलत मीटर का उपयोग करता है, गलत का यूज करता है, मतलब कि उसने देना चाहिए, मान लीजिए कि 1 मीटर के जगह पर 100 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हो सकता है कि 90 सेंटीमीटर दे। तो बताइए फिर उसका लाभ होगा कि नहीं होगा। इस तरह से वो प्रश्न होता है। अब देखिए इसमें कैसे बनाएंगे, इसमें बनाने का तरीके थोड़ा सा अलग है। 4% का हानि का दावा करता है कि मैं 4% की हानि पर बेच दूंगा। अच्छा बताइए, अगर क्रय मूल्य आप 100 रुपया मानते हैं कि 100 रुपये प्रति मीटर, देखिए भी समझना है कि मीटर का चर्चा किया है तो 100 रुपये प्रति मीटर मानिए, 4% के हानि पर कितना रुपया में बेचेगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 96 रुपया में कपड़ा को बेच देगा। जो भी खरीदने आया होगा उसके पास में 96 रुपया में दे देगा। लेकिन अब क्या होता है, अब कहता है कि 20% का हमें लाभ प्राप्त होता है। कब? जब गलत मीटर का उपयोग करता है। तो मान लेते हैं कि कपड़े का लंबाई जो है, अगर आप कपड़े का लंबाई मानिएगा, वहाँ भी आपको मानना पड़ेगा कि कपड़ा का जो लंबाई मानते हैं, लंबाई वो कुछ आपको मानना पड़ेंगे। 100 मीटर मान लीजिए, 100 मीटर कितना, सॉरी 1 मीटर, कितना मीटर, 1 मीटर, 100 तो ये माना हुआ है कि कपड़े की वास्तविक लंबाई कितना मीटर मानते हैं, 1 मीटर मानते हैं। अब आपको कहा गया कि 1 लंबाई वास्तविक मीटर है कि मैंने 1 मीटर दूंगा उसको, लेकिन कहता है गलत मीटर का स्केल का प्रयोग करके उसे 20%। बहुत ही अच्छा प्रश्न, समझने वाला प्रश्न है। नहीं तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि 100 गो में मात्र 5% ही बना पाएंगे। अब 1 मीटर की लंबाई मान लिए, उसमें आपको कहा रहा है कि 20% का लाभ है, 20% लाभ पर बेचेंगे। इसका मतलब बताइए, ये विक्रय मूल्य जो पहले का है वो विक्रय मूल्य कितना रुपया है, 96 रुपया, और यहाँ पर कह रहा लंबाई से कह रहा कि 20% का लाभ कमाता है गलत मीटर का उपयोग करके। इसका मतलब है कि 20% का गलत मीटर का उपयोग करता है, तो लंबाई अगर 1 मीटर है और क्रय मूल्य 100 रुपये प्रति मीटर है, इसका मतलब है कि 1 मीटर का दाम कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, तो कहिएगा 100 होगा। अरे बाबू 100 रुपये प्रति मीटर है तो 1 मीटर का कितना होगा, तो 100 होगा। ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब बताइए 100 रुपया क्रय मूल्य होगा, ये जो 96 रुपया आपको लाभ दिखाई दे रहा है, अब इसके बराबर 96 रुपया विक्रय मूल्य है, इधर भी विक्रय मूल्य हम लोग लाएंगे। तो बताइए विक्रय मूल्य लाएंगे तो ये 96 रुपया जो विक्रय मूल्य है ये बराबर होगा
क्रयमूल्य प्लस लाभ अगर हम लोग करते हैं तो विक्रयमूल्य होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए 100 रुपये में खरीदें, 20 रुपये का लाभ होगा तो कितना में बेच रहे हैं, 120 में, तो इधर भी क्रयमूल्य है तो इधर भी विक्रयमूल्य होना चाहिए। अब बताइए क्रयमूल्य कितना होगा, 100x, और इसमें कह रहा 20% का लाभ हो रहा है तो 100x का नहीं 20% होगा। तो बताइए 100x का 20% कितना होगा, 20x होगा। अब बराबर कितना, 96 कर देते हैं, कितना 96। अब बताइए 100x और 20x कितना हो जाएगा, 120x होगा। अब बराबर कितना, 96। x का जो मान होगा 96 बटा कितना होगा, 120 होगा। 12 दहाँ के 120 और 12 अठी 96, मतलब x का जो मान आएगा 8/10, या इसी को लिख सकते हैं 0 या 8/10 को मीटर में है। अब इसको ऑप्शन आपका सेंटीमीटर में है तो 8/10 और सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना, ये कट जाएगा। मतलब कपड़े की जो वास्तविक लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। इसका एक अब मेथड और बता रहा हूँ मैं। बताइए क्या ऐसे प्रश्न और ऑप्शन में आपको 4 नंबर में दिया हुआ, क्या ऐसे प्रश्न को आप सोच पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, ये आपको जज करना है। ये नहीं कि टीचर बता दिए, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं बता दिए बस उसी को लेकर के चलना है। इस प्रश्न को और आप दिमाग लगाइए कि मैं कैसे बना सकता हूँ। मैथ बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं। अब इसी एक चीज़ का एक तरीका मैं और बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको कहा कि 4% की हानि पर कहा, उसके बाद में 20% का लाभ कहा, कुछ मत करना है, ये दोनों को सिर्फ गुना कर दीजिए। तो 20 गुना कितना होगा, 4, और बटा कितना कर दीजिए, 100। तो बताइए कितना होगा, 1 0 से 1 0 कर देगा, 4 दूना 8 यानी 8/10 ये मीटर में आएगा। अब बताइए 0 पॉइंट कितना होगा, ये 8 मीटर, या यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं 100 से फिर सेंटीमीटर में लाने के लिए, 1 0 से 1 0 और कितना होगा, 80 सेंटीमीटर। लेकिन इस सबको समझ में नहीं आएगा। ये वाला जो है वो क्लियर है, ये वाला आपको ट्रिक के माध्यम से हो गया कि जब ऐसा रहे कि कोई दावा करे कि हम जितना में खरीद के लाएंगे उसमें इतना प्रतिशत के हानि पर बेचेंगे, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ करेगा तो 20% का लाभ होता है। तो ये दोनों को गुना करके 100 से भागा दीजिएगा तो प्रति मीटर कपड़े का आ जाएगा। फिर 100 से गुना करेगा तो सेंटीमीटर में, तो आपको 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन ये है जो समझ जाएगा, जो भी स्टूडेंट रहेगा इसको समझेगा। अब इसी चीज़ को आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपके पास में जब प्रश्न आएंगे तो आपको प्रैक्टिस हुआ रहेगा कि नहीं ऐसा प्रश्न मैंने देखा है, मैंने पढ़ा, और इसको आप जल्दीबाजी फिर आगे जा कर के आप बना सकते हैं। कितना बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था ये। मैंने इसने क्या किया, कहा 4% हानि पर बेचेंगे, क्रयमूल्य 100 रुपये प्रति मीटर माना, 96 रुपये में बेचा। कपड़ा की लंबाई कुछ गलत प्रयोग करके 20% का लाभ करवाता है। कपड़ा की लंबाई 1 मीटर मानते हैं तो 100 रुपये प्रति मीटर है तो क्रयमूल्य 100x होगा। 96 रुपये में बेचा है तो हम लोग का विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य प्लस लाभ होगा तो विक्रयमूल्य मिलेगा। 100 रुपये में क्रयमूल्य हो गया, 20% का लाभ 20x होगा, इसी का नाप करिएगा 20x है। अब बताइए कि यहाँ कितना होगा, 96। तो अब बताइए यहाँ से अगर निकालिएगा 120x बराबर 96 करिएगा तो बताइए x का मान निकालिएगा, x क्या है, तो x जो है कपड़ा का लंबाई है वो आपको मीटर में आएगा क्योंकि मीटर में चर्चा था। सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे चलिए। और ऐसे प्रश्न बहुत सारे जवाब नहीं दे पाते हैं, बहुत कम ही स्टूडेंट जवाब दे पाते हैं, और जितने भी सारे प्रश्न लाए हैं वो आपके समझने वाले प्रश्न हैं, सब कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। इसमें भी स्टूडेंट गलती कर देते हैं। प्रश्न कहता है कुछ और बस देखते नहीं है। बंदर वाला में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। इसमें भी 100 स्टूडेंट को लगभग 10-15 स्टूडेंट ही जवाब पाते हैं। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है जबकि दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो बंदर कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वाले प्रश्न हैं। कोई आंसर लाएगा 20 तो कोई लाएगा 21, एक ही का अंतर रहता है, आगे पीछे एक का, कभी किसी का एक ज़्यादा होगा। जैसे आंसर 20 दे रहा तो कोई 21 लेके चलाएगा, हो सकता है कोई 19 लेके चलाएगा। इस तरह से होते हैं। अभी कहाँ पर गलतियाँ होता है यही मेन समझना आपको है बंदर वाले में। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि बिहार एसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर मैथ रीजनिंग का इसमें बहुत रोल है, अगर आपको 10 मिला करके मैथ रीजनिंग गलत हो गया ना तो फिर आप रिजल्ट का आशा मत रखिएगा कितनों जी को आपको सही हो जाएगा था। क्योंकि मैथ रीजनिंग मैक्सिमम 80% स्टूडेंट को सही रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेवल की अच्छी तैयारी रहते हैं उसकी। क्योंकि जीके जिस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इस पर आपका कॉन्फिडेंस रहता है। आइए इसका प्रयास का। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, मतलब ये खंभे की लंबाई कितना मीटर दिया हुआ है, 12 मीटर दिया हुआ है। मतलब यहाँ से बंदर चढ़ना शुरू करेगा और यहाँ तक चढ़ेगा। ये खंभे की लंबाई 12 मीटर दिया हुआ। टोटल अगर यहाँ से यहाँ चढ़ेगा तो उसको 12 मीटर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। कहता है पहले मिनट मतलब 1 मिनट में, कहता है कि 1 मिनट में बंदर 2 मीटर चढ़ता है, मतलब 2 प्लस लिख देंगे। चढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे, उतरेगा तो माइनस लिखेंगे।
जबकि दूसरे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। लेकिन अगला जैसे ही 1 मिनट, इसी को दूसरा मिनट कहा, ये दो मत लिख दीजिएगा, पहला मिनट और ये दूसरा मिनट तो एक ही मिनट ना होगा। यानी दूसरे मिनट में कहता है कि 1 मीटर फिसल जाता है, मतलब नीचे करता है, माइनस में चला जाता है वो, तो गिर जाएगा, मतलब माइनस लिख दिए हैं। और ये प्रक्रिया जारी रहता है तो बंदर कितने समय में खंबे की सिर से यहाँ से चढ़ना शुरू किया था, यहाँ पर बंदर पहुँच जाएगा। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, कुछ याद रखना है। पहले तो क्या करना है, 1 मिनट और 1 मिनट, मतलब बताइए कि 2 मिनट में मिला करके बंदर कितना चढ़ा है। तो 2 मिनट में मिला करके बंदर सिर्फ 1 मीटर चढ़ रहा है ना, क्योंकि बताइए 2 मीटर चढ़ा फिर फिसल गया, जैसे यहाँ से चढ़ा 2, फिर अगला जैसे ही चढ़ने का कोशिश किया तो फिर नीचे आ गया, फिसल गया 1 मीटर। तो बताइए वास्तविक कितना चढ़ा, यानी 2 मिनट में कितना चढ़ रहा है, तो 2 मिनट में 1 मीटर मात्र चढ़ रहा है। अब स्टूडेंट दिमाग लगाता है कि 12 मीटर है, 12 मीटर चढ़ना है, तो 1 मीटर चढ़ा है तो 12 इधर से गुना और 12 इधर से गुना कर देता है, तो 12 दूना 24 मिनट आंसर, और 12 मीटर इधर चढ़ गया तो आंसर 24 मिनट मार देते हैं, जो कि ऑप्शन में भी आपको मौजूद रहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में है। लेकिन ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यहीं पर गलत कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक नोट में याद रखना, जैसे ही आप चढ़ाने का इतना काम करने के बाद में, इतना काम करने के बाद में जरा आपको अस्थिर दिमाग से सोचना है कि 12 मीटर हमको चढ़ना है, अगर हम 12 से गुना कर देंगे तो प्रश्न गलती हो जाएगा। क्या करना है फिर, ऐसे में क्या करना है सर, तो नोट में ध्यान रखना आपको कि जो चीज़ चढ़ागा, जो चढ़ेगा ना, चढ़ेगा उसको, जो चीज़ चढ़ेगा उसको अभी आपको जितना चढ़ना रहेगा उसमें माइनस कर देना है, जितना चढ़ना रहेगा उसमें माइनस कर देना है, आपको घटा देना है। जैसे बताइए नोट में आप इस चीज़ को याद रखिएगा, चढ़ना कितना है, 12 मीटर, अरे जितना चढ़ना, चढ़ना कितना मीटर है, 12 मीटर, चढ़ रहा है कितना, 1 मीटर 2 मिनट के बाद में 1 मीटर। तो बताइए कि चढ़ना है 12 मीटर और 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो 1 मिनट में वो जितना चढ़ता है पहले उसको 12 में से घटा दीजिए। तो 12 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, 2 मीटर घटाइएगा, क्योंकि पहले मिनट में 2 ही मीटर चढ़ रहा। तो इतना आप जितना पहला मिनट में चढ़ेगा उसको आपको घटा के रखना। तो 12 में से 2 जाएगा कितना, 10 मीटर। अब इस मीटर को मतलब नोट में जो लिखे आपको याद रखना है कि जितना मीटर ऊपर चढ़ना रहेगा और जितना 1 मिनट में चढ़ता है उसमें इससे माइनस कर देना है। तो अब कितना चढ़ना है, 10 मीटर। अब आप आराम से बनाइए, 10 से इधर गुना करिए और 10 से इधर गुना करेंगे, यानी 20 मिनट में कितना चढ़ रहा है, तो 20 मिनट में 10 मीटर चढ़ रहा। अब आपको फिर सोचना है कि पहला मिनट में चढ़ता है, दूसरा मिनट में उतरता है, तीसरा मिनट में चढ़ता, देखिएगा पहला मिनट में चढ़ता है, दूसरा मिनट में उतरता है, तीसरा मिनट में चढ़ेगा, चौथा मिनट में उतरेगा, ये प्रक्रिया आगे तक जारी रहेगा। जरा दिमाग लाना, मैथ है ना, जो दिमाग लगाने की बात है। तो बताइए पहला मिनट में चढ़ेगा, दूसरा मिनट में उतरेगा, इसका मतलब है कि ऑड वाला में चढ़ रहा है, ऑड वाला में चढ़ेगा और इवन वाला में उतरेगा। इवन मिनट आएगा तो उसमें उतरेगा और ऑड मिनट आएगा तो चढ़ेगा। तो बताइए ये 10 मिनट है जो ऑड है कि इवन है, तो कहिएगा इवन है। और इवन में क्या हो रहा, सब उतर रहा। इसका मतलब है कि जैसे ही 11वां आएगा, 10 मिनट के बाद में 11वां मिनट आएगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा 11वां मिनट में 10 मीटर चढ़ा है, यानी अगला जो ये 10 मीटर में क्या हुआ कि 10 मीटर चढ़ा है 20 मिनट में, 10 मीटर चढ़ा है 20 मिनट में, यानी 20 मिनट है जो क्या है, तो 20 मिनट जो है वो आपका इवन है, तो इवन में उतरा होगा तो अगला चढ़ने का काम करेगा, मतलब 21वां मिनट में चढ़ने का काम करेगा। 21वां मिनट में क्या करेगा, चढ़ने का काम करेगा। और 21वां मिनट में चढ़ेगा तो 10 तो पहले से है, और 21वां मिनट में 1 मिनट में कितना चढ़ता है, 2 चढ़ता है। तो बताइए 2 चढ़ जाएगा। अब काम कितना हो गया, क्योंकि उतरेगा तो अभी नहीं, उतरेगा अगला मिनट में ना। अब तो 12 मीटर देखिए चढ़ा कि नहीं चढ़ा, और 12 मीटर कितना मिनट में चढ़ रहा है, 21 मिनट में। तो आपका आंसर 21 मिनट होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। ऐसे प्रश्नों को आपको 2 बार ब्रेक करके सोचना है शांति माइंड से, नहीं तो गलत हो जाएंगे। पहले क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा उससे लिख दिए, 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा। फिर क्या दिमाग लगाइएगा कि जो पहला मिनट में चढ़ रहा, जितना चढ़ना था उसमें इसमें माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर आराम से आप गुना करिए, और उसके बाद में फिर देखिए कि क्या इवन आ रहा है कि ऑड मिनट आ रहा है, अगला बार क्या होगा, चढ़ेगा उतरेगा। इसके हिसाब से फिर आपको क्या करना, सोचिएगा तो प्रश्न आपको उससे फिर बन जाएंगे। तो ऐसे करके आपको सोचना ही, बहुत ही घुमा के पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा था। जितने भी सारे प्रश्न आज है कंफ्यूजिंग वाले प्रश्न हैं और सब ये एक शिफ्ट में पूछा हुआ है, अलग अलग शिफ्ट में नहीं है, एक शिफ्ट में ही पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। मतलब 10 वर्ष पूर्व कहता है कि 10 वर्ष जो पहले हैं एक व्यक्ति के जो उम्र है अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। मतलब व्यक्ति 5 होगा तो पुत्र कितना होगा, 1 होगा। ये कहने का मतलब हुआ इसका। उसके बाद में कह रहा 5 वर्ष बाद उस व्यक्ति की उम्र अपनी पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद में कह रहा कि 5 वर्ष में बाद में जो व्यक्ति का उम्र होगा वो पुत्र की उम्र की दुगनी होगी। कितना, 5 वर्ष बाद कह रहा। तो 5 वर्ष बाद में दुगनी तो व्यक्ति 2 होगा तो पुत्र कितना होगा, 1 होगा। अब ऐसे प्रश्न में तो एक समान लेते हैं, कितना दिमाग तिरछा तिरछे गुना ऐसे करके लंद फंद देवानंद कर देते हैं। मैं आपको वो नहीं करने दे रहा हूँ। मैं आपको अब कह रहा हूँ। उसके बाद में आपसे पूछा लास्ट में कि बताइए उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र क्या। पुत्री लिखा हुआ, पुत्र नहीं लिखा हुआ, पुत्री लिखा हुआ। पुत्र लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं, पुत्र रहे पुत्री रहे। अब पुत्री की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया। इसमें आपको क्या करना है कि बस गैपिंग देखना है कि अंतर कितने का, अंतर सेम है कि नहीं। 5 में से बताइए 2 बचा है तो कितना घटाया, 3 घटाया। क्या इधर का गैपिंग सेम है, नहीं है। इधर का तो 0 है, दोनों जगह गैपिंग सेम नहीं है यहाँ पर। तो गैपिंग जब सेम नहीं रहेगा तो नीचे से सेम किया जाता है। यहाँ का अंतर कितने का है, 1 का है, और यहाँ का अंतर कितने का है, 4 का है। इसका गुना ऊपर होगा और इसका गुना नीचे होगा। तो बताइए ये 1 से गुना करेगा ऊपर में तो ये तो 5:1 होंगे, और नीचे गुना करेगा तो 4 दूना 8 और कितना होंगे, 4। आपको ये देखना कि क्या गैपिंग सेम था, नहीं था। ये 5 में से 3 घटाया तो 2 बचा और ये 1 का 1 ही रह गया। तो गैपिंग तो सेम नहीं ना दोनों में है। गैपिंग इधर से चेक करते हैं। तो गैपिंग सेम नहीं रहता तो सेम करने का तरीका नीचे से है कि यहाँ का अंतर 1 का है, ऊपर का अंतर 4 का है। अब इसका गुना ऊपर में और उसका गुना नीचे में किया जाता है। तो 1 से गुना करेंगे तो वही रह गया, 4 से गुना करेंगे तो 8:4। अब इस रेशियो से आपको कोई मतलब नहीं है। अब एक नया रेशियो यहाँ पर आपको आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि 10 वर्ष पूर्व 5:1 है। अब देखिए गैपिंग इधर 3 बढ़ा है और इधर कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। अब दोनों जगह समान है। अब ऐसा क्या करना है कि अब यहाँ का अंतर देखना है कि 10 वर्ष पूर्व इतना है और 5 वर्ष बाद इतना है। तो बताइए यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व का मतलब ये माइनस में और 5 वर्ष बाद के मतलब प्लस में। तो एगो माइनस में एगो प्लस में, मतलब एगो पूर्व है एगो बाद है। जब ऐसा रहे, दोनों अलग अलग रहे तो अंतर करने पर जुटेगा। इसको अंतर करेंगे तो 10 और 5 कितना होगा, 15। लेकिन ये भी बाद रहता, ये भी बाद रहता तो अंतर करते तो घटाते। ये भी पहले रहता, ये भी पूर्व रहता तो दोनों सेम रहेगा तो घट जाएगा। लेकिन एगो बाद एगो पूर्व रहेगा तो अंतर करने पर जुड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 10 और 5 15, मतलब यहाँ का अंतर कितना का है, 15 का। अब बताइए यहाँ का अंतर कितने का है, 3 का है। अब बताइए आपको क्या निकालना है, पुत्री की वर्तमान उम्र। तो पुत्री की वर्तमान उम्र यहाँ से भी निकाला जा सकता है, यहाँ से भी निकाला जा सकता है। अगर यहाँ से निकालेगा तब भी आंसर आएंगे, 5 वर्ष बाद से निकालेगा तब भी आंसर आएंगे। तो बताइए अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो इस रेशियो नहीं है, ये रेशियो है। तो यहाँ से निकालिएगा तो बताइए पुत्री का उम्र कितना है, 1 है। तो 1 से गुना करेंगे। ये अगर 1 से गुना करेंगे तो ये पुत्री का जो उम्र निकलेगा वो 10 वर्ष पहले का निकलेगा। आपसे वर्तमान पूछा जा रहा। तो बताइए कि 3×5 = 15, मतलब कि 10 वर्ष पूर्व जो है वो 10 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र कितना है, 5 वर्ष है। आपसे वर्तमान में पूछा जा रहा तो वर्तमान लाने के लिए 10 वर्ष पूर्व इतना है तो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। यानी पुत्री का जो वर्तमान उम्र है वो कितना है, 15 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, 3 में है। कोई यहाँ से गुना करते तब भी निकलता। तो यहाँ से 4 से गुना करता तो 4×5 = 20 होता। ये 20 वर्ष कब होता, 5 वर्ष बाद होता। तो 5 वर्ष पहले वर्तमान में लाने के लिए 5 घटाना पड़ता, तब भी 15 आता। कहीं से भी निकालिए। ऐसे प्रश्नों में एक्स तो मान ही लेते हैं टीचर, एक्स आपको नहीं मानना है। इस सब आपको ऐसे पढ़ने के लिए आपको बेसिक सीखना पड़ेगा कि आपका अगर बेसिक नहीं रहेगा तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना चीज़ में समझाना किस तरह से समझाना पड़ता है। यही जो समझा रहता है ना कि चले ऐसे ऐसे अंतर करेंगे, इस तरह से करेंगे तो बना देते हैं। सबको बनाने का, मैथ बनाने का एक तरीके नहीं है, मैथ बनाने के बहुत तरीके हैं। लेकिन आपको कोई तरीका आसान लगेगा, कोई तरीका वही आपसे मुश्किल लगेगा। आगे कह रहा है कि रमेश ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया, वह 20 अंक से असफल हो गया। और आगे कह रहा है कि सुरेश ने 50% अंक पाया लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है? इसमें 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं, 2-3 टाइप का प्रश्न बनते हैं इसी प्रश्न से।
वो तो अलग बात है। लेकिन जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको देखना है कि कोई भी एक ही परीक्षा में, एक परीक्षा हो, एक ही परीक्षा में जो फेल हो रहा है, जैसे 10वां का एग्जाम हो रहा, कोई कैंडिडेट उसमें फेल हो रहा तो उसको फेल नहीं होने देना। मान लीजिए कि उसको, मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम है और कह रहा है कि 30 नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे, लेकिन उसने 25 नंबर लाया तो वो फेल हो रहा है, क्योंकि 30 नंबर लाना चाहिए उत्तीर्ण के लिए, पास होने के लिए। तो जितना नंबर से वो फेल कर रहा है उसको उतना नंबर ज़बरदस्ती दे के, अपने मन से दे करके उसको पास करवा देना। जैसे 25 नंबर लाया, 5 नंबर दे देंगे तो पास हो जाएगा, उसको पास ही करवाना है, ज़्यादा नहीं देना, बस पास करवाना। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि कोई व्यक्ति उसी एग्जाम में पास से ज़्यादा लेके चलाएगा, 35 नंबर लेके चलाया और पास कितने हैं, 30 नंबर का है, तो उसको भी पास से रखना, जितना ज़्यादा नंबर लाया उसको माइनस कर देना। बस दोनों का बैलेंस करना है कि दोनों को सिर्फ पास करना है, ना किसी को ज़्यादा नंबर रखना है, और जो कम फेल कर रहा उसको भी फेल नहीं होने देना, उसको पास करवाना। बस एक कॉन्सेप्ट है उसका। रमेश ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया, 20 अंक से असफल हो गया। बताइए कोई भी एग्जाम कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है, मतलब 100 नंबर का एग्जाम होता है। उसमें से 40% लाया है और 40% लाने के बाद में रमेश ने 20 अंक से फेल कर गया, तो 20 दे देंगे तो पास हो जाएगा। लेकिन इसी एग्जाम में दूसरा कहता है कि दूसरा सुरेश जो है 50% अंक पाया और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक लाया, मतलब जितना पास होने से उतना 15 अंक ज़्यादा ले लगा। तो बताइए 50% अंक लाता है लेकिन 15 ज़्यादा लाता है, तो 15 घटा देंगे, उसको भी पास से रखना है। बस यही इतना सोचना है आपको। जो फेल कर रहा है उसको उतना दे के पास कर देना है, जो ज़्यादा ला रहा है उसको माइनस कर देना है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब बताइए 40% ही 50% इधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना प्रतिशत बचेगा, 10%। ये -15 इधर आएगा तो 20 में जुटेगा तो कितना होगा, 35 हो जाएगा। अब आपको सोचना है यहीं से कि पूछा क्या प्रश्न में है। पूछेगा 2-3 चीज़ आपसे, इसमें न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, हम आपको दोनों चीज़ बता देते हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक, या दूसरा पूछ सकता है न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछा है, और या आपको न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है। अब उत्तीर्णांक आपको जो रह सकता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक वो आपको नंबर में भी रह सकता है, नंबर सिर्फ पूछ सकता है, या दूसरा पूछ सकता है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत में पूछ सकता है। दूसरा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत में पूछा जा सकता है, और तीसरा पूछा जा सकता है कुल परीक्षा कितने एग्जाम का हुआ, कुल परीक्षा में कितने अंक थे, कितने मार्क्स का था, ये आपसे भी पूछा जा सकता है कि कितना नंबर का एग्जाम हुआ था। 3 प्रश्न का बनता है। आपसे न्यूनतम उत्तीर्णांक ऑप्शन में नंबर दिया हुआ, तो नंबर दिया हुआ कि मतलब कि 10% जो नंबर है वो 35 नंबर है, मतलब 10% बराबर 35 नंबर है। आप यहाँ से निकालिएगा तो ये भी उत्तीर्णांक है, यहाँ से निकालिएगा तो ये भी उत्तीर्णांक है, कहीं से भी निकालिए आंसर सेम आएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से निकालना चाहते हैं कि यहाँ से निकालेंगे सर, तो बताइए ये जो 5 है 40% और 20 नंबर है, तो बताइए 40% और 20 नंबर है, इसका मतलब है कि 40% और 20 नंबर जो है इसमें इतना पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। लेकिन आपसे नंबर में पूछा तो 20 नंबर को रह दीजिए, ये 40% नंबर को नंबर में चेंज कर दीजिए, तो 10% बराबर 35 नंबर, तो 40% बराबर कितना होगा, तो 4 से इधर गुना करना पड़ेगा, तो 10 चौके 40 होगा, तो 4 से इधर भी गुना कर देंगे तो नंबर में आ जाएगा। तो बताइए 35 चौके कितना होता है, 140 होता है, मतलब 40% को 140 नंबर और 20 नंबर पहले से, तो कितना होगा 160 नंबर लाएगा तो उत्तीर्ण हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है, 1 नंबर में। लेकिन अगर आपको प्रतिशत में पूछा जाता तो फिर वही रखना है, 40% और 20 रखना, लेकिन अब की बार प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो 20 नंबर को हटाना है। इसका मतलब है कि प्रतिशत नंबर को आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो बताइए 35% बराबर 10 नंबर। आप कहिएगा सर इसको 20 कैसे बना, तो इसको काट सकते हैं ना, इसको काटिए 5 से, 5 इसको 5 से रह दीजिए, यहाँ पूर्णांक में आएगा, जैसे 20 नंबर है ना, इसको पूर्णांक में आएगा, 40% प्लस 20 है, मतलब 20 को हटाना है आपको, तो 35 नंबर बराबर 10 है। इसका मतलब है कि आप 5 से काटिए या 7 से तो कटेगा नहीं, या 1 नंबर बराबर कितना होगा, तो 10/35 होगा, यही ना होगा, 1 नंबर बराबर 10/35 होगा। 20 नंबर लाना तो 20 से इधर गुना करेंगे और 20 से इधर गुना करेंगे। अभी पूर्णांक में नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, 5 7 35, 5 चौके 20, 10 चौके 40 बटा कितना होगा 7, यानी 40% और प्लस 40 बटा कितना होगा 7% होगा। ई इसका आंसर होगा, ये प्रतिशत में होगा। आप जोड़ घटाओ एलसीएम लेके करिएगा। लेकिन आपको अगर एग्जाम पूछा जाए कितने मार्क्स का होगा,
तो एग्ज़ाम पूछा जाएगा तो बताइए 100% का एग्ज़ाम होता है, तो 100% लाने के लिए इधर 10 से गुना तो इधर भी 10 से गुना, तो 10 दहा के 100 और 35 दहा का कितना 350। अगर टोटल एग्ज़ाम पूछता तो 350 को होता। कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तीनों मैंने आपको क्लियर किया है कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए और देखते हैं। हाँ, एक प्रश्न और देख लीजिए। 600 रुपये की धनराशि को 2 पुरुष 4 महिला एवं 6 लड़कों के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि 1 पुरुष 1 महिला और 1 लड़के के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है, तो प्रत्येक लड़के की धनराशि कितना मिलेगा, ये आपसे पूछा गया। इसमें टोटल जो पैसा बांटना है वो 600 रुपया बांटना है, और जो बांटना है वो 2 पुरुष में बांटना है, उसके बाद में 4 महिला में बांटना है, उसके बाद में 6 लड़का में बांटना है, 6 बॉय में। ये महिला लिखा हुआ, एम से महिला या वोमेन कर दीजिए, डब्लू कर दीजिए। और इसमें कहा गया है कि 1 का जो रेशियो दिया हुआ है प्रत्येक का, कि मतलब 1 का, 1 पुरुष 1 औरत और 1 बच्चे का जो दिया हुआ वो 3 अनुपात कितना है 2:1 में मिलता है पैसा। एक व्यक्ति का जो पैसा मिलता है, एक व्यक्ति का जो पैसा मिलता है उसका रेशियो दिया हुआ। तो बताइए 2 व्यक्ति का कितना पैसा मिलेगा यहाँ, तो 6 रुपया मिलेगा। 4 औरत का कितना मिलेगा 8 रुपया मिलेगा, और 6 बच्चा का कितना मिलेगा 6 रुपया मिलेगा। किताब कहा टोटल जो बांटना है पैसा 600 बांटना है, और हम लोग कहेंगे तो 8 और 6 14 और 6 कितना 20 रुपया बांटना है। आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया बताइए, एक लड़के को प्रति धनराशि, तो एक लड़के को कितना मिलता है, एक लड़के को आपको कितना, एक लड़के को पूछा है या बच्चा के पूछा है, प्रत्येक लड़के की धनराशि कितना होगा, तो प्रत्येक लड़के की धनराशि कितना है 1 से गुना करिए, तो 1 0 से 1 0, लड़का यहाँ पर ना है, और 2 तिया कितना 6, यानी प्रत्येक लड़के को 30 रुपया मिलेगा। यही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर कहाँ 1 में दिया हुआ। तो चलिए आज तक यहीं तक रह देते हैं, और जितने भी सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब जो आपका जो बेसिक वाला क्लास छोटा हुआ मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। बुक आपको 8 तारीख को मेरा आ जाएगा, उससे मैं बताने का फिर आपको प्रयास करूँगा। सारे प्रश्न उसमें पूछा हुआ रहेगा। मैं आपको मैथ नहीं छोड़ूंगा, जितने भी सारे इससे मेरा कोशिश रहेगा कि डेली वीडियो अपलोड हो जाए, बस यही मेरा गुजारिश रहेगा। मैथ कभी भी नहीं छूटेगा, मैथ हमेशा चलता रहेगा, चाहे कुछ न कुछ मैं आपको सिखा के जाऊँगा, और वो भी अच्छे तरीके से, मतलब कि न आपको ज़्यादा कुछ मतलब एक सवाई कुछ उतना मानना नहीं है, बस प्रश्न को मैथ को समझना है, कहना क्या चाह रहा, और आसान से आसान मेथड मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो रह देते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।